नमस्कार पढ़न्तुओं, द पढ़न्तु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मेंस की आज चौथी क्लास है। ठीक है, अभी तक हम 3 वीडियो लेक्चर दे चुके हैं आपको। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है ये चौथी क्लास है। ठीक, चलिए, इसमें मैंने पहले ही बोला था कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक मैंने बोला था? एक हो गया अवमंदन यानी स्लो डाउन, ठीक, और दूसरा मैंने बोला था कि विमुद्रीकरण पढ़ेंगे, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 में। ठीक, 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, 2017 में एग्जाम में आ गया। ठीक, अभी हमारे देश में पिछले 1.5-2 साल से स्लो डाउन चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि स्लो डाउन क्या है, इसके क्या कारण है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न, अवमंदन यानी स्लो डाउन क्या है, कारण व उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसको आप लोग 15 मार्क्स में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 16 लाइंस में 15 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते जाइए। सबसे पहले देखिए परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा। अवमंदन क्या है? अवमंदन क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही हो या पॉजिटिव हो, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही हो या पॉजिटिव हो, किंतु बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही हो, तब इसे क्या कहा जाता है? अवमंदन, है ना। स्लो डाउन मतलब स्लोली डाउन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अवमंदन। ठीक, तो जीडीपी वृद्धि दर या तो पॉजिटिव हो, बढ़ रही हो लेकिन थोड़ी ही बढ़ रही हो, ठीक, और बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही हो, तब हम इसे क्या कहेंगे? स्लो डाउन। स्लोली डाउन मतलब धीरे धीरे कमी होती जाना, क्या कहलाएगा? स्लो डाउन यानी अवमंदन कहलाएगा। ठीक, जैसे जीडीपी वृद्धि दर का जो रिपोर्ट है, ठीक, वो तिमाही आता है, मतलब 3-3 महीना में, और एक वार्षिक आता है, मतलब 1 साल में जीडीपी वृद्धि दर का कितना डेटा आएगा, कितना रिपोर्ट आएगा? 5 डेटा आएगा, 5 डेटा। ठीक है, तिमाही मतलब सबसे पहले जो रिपोर्ट है जीडीपी वृद्धि दर का किसी भी वित्तीय वर्ष में, वो जून में आती है ना। वित्तीय वर्ष का क्या मतलब है? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो जीडीपी वृद्धि दर का पहला रिपोर्ट कब आएगा? तो पहला रिपोर्ट आएगा, मतलब तिमाही, जीडीपी वृद्धि दर की तिमाही रिपोर्ट पहली कब आएगी? जून में आएगी, है ना। अप्रैल मई जून, ठीक, 3 महीने में पहली बार जून में आई। फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में आ गई। फिर तीसरी बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर में आई। फिर चौथी बार जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च में आ गई। ठीक, तो इस तरह से तिमाही वृद्धि दर 1 साल में कितने बार आई? 4 बार आई। ठीक, इसके अलावा एक वार्षिक रिपोर्ट आती है जीडीपी वृद्धि दर की। ठीक है, तो ये जो तिमाही वृद्धि दर है जीडीपी की, इसी में धीरे धीरे कमी आना क्या कहलाता है? अवमंदन यानी स्लो डाउन कहलाता है। ठीक, फिर से सुनिए, आगे देखिए। अब मैं इसको एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया उदाहरण 2018-19 जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है, जून में रिपोर्ट आई, इसके अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 8.2% है। फिर सितंबर में रिपोर्ट आई, इसके अनुसार 7.2% है। फिर आई कब आई? दिसंबर में आई, तो दिसंबर में आई 6.7%। फिर आई मार्च में, तो मार्च में आई 5.7%। ठीक है, जीडीपी तो बढ़ रही है ना। जून में 8.2% है, इसकी तुलना में कितनी बढ़ी? 7.2%, लेकिन बढ़ने की दर कम हो गई। ठीक, जीडीपी वृद्धि दर 6.7% धीरे से बढ़ी,
ठीक है, या पॉजिटिव है, लेकिन पिछले तिमाही की तुलना में इसमें कमी आ गई। फिर मार्च में जब रिपोर्ट आई तो इसमें फिर से कमी आ गई पिछले तिमाही की तुलना में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्लो डाउन कहते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए खतरनाक है, बुरी है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तब इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अवमंदन यानी स्लो डाउन। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से समझिए। अवमंदन यानी स्लो डाउन क्या है? 8.2%, 7.6 या 7.2%, 6.7%, 5.7%। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर देखिए सब में पॉजिटिव है, लेकिन धीरे धीरे कमी आ रही है। इसी को ही हम क्या कहेंगे, अवमंदन यानी स्लो डाउन। जीडीपी वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आना स्लो डाउन यानी स्लोली डाउन अवमंदन कहलाता है। जीडीपी वृद्धि दर या तो पॉजिटिव हो या धीरे धीरे बढ़ रही हो, किंतु बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही हो, तो इसी का नाम है अवमंदन यानी स्लो डाउन। ठीक है, अब देखिए जीडीपी की परिभाषा भी मैं बता देता हूं आपको, जीडीपी भी क्लियर होना चाहिए। जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? हम बहुत सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 पॉइंट याद रखना है इसमें। जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर, दूसरा पॉइंट देश की सीमा के भीतर, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, उत्पादन होने वाली वस्तुएं तथा सेवाएं, ठीक, के मूल्य का योग, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। यानी कि जीडीपी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू उत्पादन यानी प्रोडक्शन। जीडीपी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? उत्पादन लिख देंगे। ठीक है, उत्पादन कहां पर का लिखेंगे? देश की सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन को हम लिखेंगे। ठीक है, और एक ही वित्तीय वर्ष में होने वाले उत्पादन को ही हम यहां पर लिखेंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्या लिखा है इसमें, देश की सीमा के भीतर ही लिखा है। उत्पादन कहां पर होना चाहिए? देश की सीमा के भीतर। ठीक, जैसे जिंदल ने मान लो 500 करोड़ रुपए अर्न किया है, पहला पॉइंट। ठीक है, हमारे देश की सीमा के भीतर वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, फिर दूसरा, भिलाई स्टील प्लांट ने मान लो 1000 करोड़ रुपए अर्न कर लिया। फिर HPCL, BPCL, जितनी भी कंपनियां हैं सब ने 1000 लाख करोड़ रुपए अर्न कर लिया। हमारे देश में जो मूवी रिलीज होती है, जैसे बाहुबली रिलीज हुई है ना, किक रिलीज हुई, ठीक, तो इसने जितना भी बिजनेस किया, जितने भी पैसे कमाए, उसको भी यहाँ पर जोड़ देना है। मैं लिख देता हूँ 500 करोड़ रुपए। लेकिन ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर होना चाहिए? केवल और केवल हमारे देश की सीमा के भीतर होने चाहिए, तभी हम उसे हमारे देश की जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक, यदि मान लो बाहुबली चाइना में रिलीज हुई है, दंगल चाइना में रिलीज हुई है, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए मान लो कमा लिया, उस पैसे को अब भारत में भेजा जाएगा, तो उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, हमारे देश की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? चाइना में हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कोई सी भी मूवी हमारे देश की सीमा के बाहर जो बन रही है, ठीक, और पैसा वहां से यदि आए हमारे देश में, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन है देश की सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन, वस्तु सेवा दोनों के मूल्य का योग ही हम क्या कहते हैं? उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा यदि हमारे देश में कोई व्यक्ति, जैसे राहत फतेह अली खान पाकिस्तान के हैं, आतिफ असलम पाकिस्तान के, इन लोग गाना गाते हैं, तो इनके वीडियो CD DVD बनते हैं, हमारे देश में बिकते हैं। ठीक, तो इन लोगों ने जितना भी पैसा कमाया तो वो अपने पाकिस्तान में तो भेजते होंगे। तो ऐसे पैसे जो हमारे देश से दूसरे देशों को जा रहे हैं, उसको हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं क्या? इन पैसों को जो हमारे देश से
दूसरे देशों में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, जापान में जा रहे हैं, इसको हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जीडीपी में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो सीडी डीवीडी कहाँ पर बना है, कहाँ पर बिका है? हमारे देश की सीमा के भीतर बना है और यहीं पर बिका है। मतलब उत्पादन कहाँ पे हुई है? हमारे देश की सीमा के भीतर हुई है। इसलिए इन पैसों को हम हमारे देश के जीडीपी में जोड़ेंगे, भले ही पैसा बाहर ही क्यों ना जा रहा हो। ध्यान रखेंगे, उत्पादन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सीमा के भीतर होनी चाहिए, ठीक है? और एक ही वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए, है ना? जैसे अभी वित्तीय वर्ष 2019-20 चल रही है, ठीक है? तो 2019-20 में जो मूवी रिलीज हुई है, उसी के अर्निंग मनी को, उसी के बिजनेस से कमाए गए पैसे को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। 2014 में आई थी किक मूवी, मान लो इसने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो इस 200 करोड़ रुपए में हम इस 200 करोड़ रुपए को हम 2019-20 के जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। इसको हमने किस में शामिल करेंगे? 2014-15 के जीडीपी में। जिस वर्ष मूवी रिलीज हुई है, उसी वित्तीय वर्ष के जीडीपी में हम उसको शामिल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसमें एक वित्तीय वर्ष वाला जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन होना चाहिए और देश की सीमा के भीतर ही उत्पादन होना चाहिए। तो सभी उत्पादन होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दो, तो वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि जीडीपी इज इक्वल टू प्रोडक्शन, जीडीपी इज इक्वल टू उत्पादन। बस अभी इतना याद रखें, जीडीपी इज इक्वल टू उत्पादन, ठीक? अब हम वापस आते हैं अवमंदन पे। अवमंदन भी हमने समझ लिया है क्या होता है। अवमंदन मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट में धीरे धीरे कमी आना। जीडीपी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही, इसका मतलब है उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि जीडीपी किसके इक्वल है? उत्पादन के इक्वल है, ठीक है? अवमंदन यानी स्लो डाउन मतलब क्या? जीडीपी धीरे 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 कम होती जाना। जीडीपी क्यों कम हो रही है? क्योंकि उत्पादन कम हो रही होगी। उत्पादन कम तो जीडीपी कम। समझ रहे हैं ना? देश की सीमा के भीतर उत्पादन होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को ही हम जीडीपी कहते हैं। तो उत्पादन कम हो रहा होगा, इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि इसके क्या कारण हैं, ठीक है? स्लो डाउन के क्या कारण हैं, है ना? परिभाषा सबको समझ में आ गया। इसका नोट्स मैं आप लोगों को नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सारे कंटेंट्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंटेंट्स पढ़ा रहा हूँ। आप 15 नंबर के हिसाब से इसको बनाइएगा, लिखिएगा और मुझे भेजिएगा, है ना? जो भी आपको सुविधा दिया गया है कि टीचर के पास अपने होमवर्क को कैसे पहुँचाना है, ठीक है? चलिए देखिए, मैं लिखता हूँ अगला कारण, ठीक है? अवमंदन यानी स्लो डाउन के क्या कारण हैं? तो पहला पॉइंट लिख देता हूँ, विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण स्लो डाउन आई है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है ना? विमुद्रीकरण मतलब क्या? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देना। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देना, नई मुद्रा लाने की घोषणा करना, जैसे कि मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को 8 बजे, भाइयों एवं बहनों 12 बजे के बाद से अब नहीं चलेगा तुम्हारे 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण बोलेंगे, ठीक? और 500 रुपए का नोट बंद हो गया, 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? तो असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? मैं उदाहरण लिख देता हूं, मोटर वर्कशॉप को हम बोल देते हैं असंगठित क्षेत्र, ठीक है? साइकिल की मरम्मत करने वालों को या इन क्षेत्रों को हम बोल देते हैं असंगठित क्षेत्र, ठीक है? ईटा भट्ठा को हम बोल देते हैं असंगठित क्षेत्र, ठीक? पत्थर खदान को हम बोल सकते हैं असंगठित क्षेत्र, ठीक? क्योंकि यहाँ पे सारे लेन देन किस में होते हैं? कैश में होते हैं, कैश में। अब 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट बंद, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट बंद, तो असंगठित क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रोजगार में कमी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विमुद्रीकरण से सर्वाधिक असंगठित क्षेत्र प्रभावित हुए। असंगठित क्षेत्र यानी मोटर वर्कशॉप, साइकिल मरम्मत, ईटा भट्ठा, पत्थर खदान, यहाँ पे लेन देन कैश में होते हैं, तो कैश नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? रोजगार में कमी आ जाएगी, ठीक?
अब रोजगार में कमी आई, है ना, रोजगार में कमी आई मतलब आमदनी में कमी आई, पैसा नहीं है लोगों के पास तो आमदनी में कमी आई, तो अब हो जाएगा उपभोग में कमी। उपभोग का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना, ठीक है, मतलब अब खाने पीने में थोड़ी कमी आ जाएगी। पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, उसको खरीदने में अब कमी आ गई। उपभोग कम, डिमांड कम, उपभोग कम तो मांग में कमी, ठीक है। उपभोग कम होने से क्या हो गया, मांग कम हो गया, मांग कम हो गया तो उत्पादन कम हो जाएगा, और इसी उत्पादन में कमी आने को हम क्या बोल सकते हैं, जीडीपी में कमी आना, जीडीपी में कमी आना, ठीक है। तो जीडीपी में कमी आना ही क्या कहलाता है, अवमंदन यानी स्लो डाउन। तो ये स्लो डाउन का पहला कारण है कौन सा, विमुद्रीकरण। पहला पॉइंट सबको क्लियर है क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। विमुद्रीकरण से सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र प्रभावित हुए, क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्रों के रोजगार कम होने से, आमदनी कम होने से, उपभोग कम होने से, मांग कम होने से उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम यानी जीडीपी कम, और जीडीपी में कमी होने को ही क्या कहा जाता है, अवमंदन यानी स्लो डाउन, ठीक। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण लिखता हूं, आपको दिमाग में बस ये याद रखना है कि जीडीपी इज इक्वल टू उत्पादन और जीडीपी में कमी इज इक्वल टू स्लो डाउन, ठीक। दूसरा कारण है इसका जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। विमुद्रीकरण और जीएसटी दोनों ही बहुत बढ़िया चीज है, दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए या आर्थिक सुधार के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन इसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, इसका तुरंत अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है ना। अब देखिए जीएसटी का ढांचा, जीएसटी का क्रियान्वयन, जीएसटी के ढांचे और क्रियान्वयन के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक। तो जो उद्यमी है यानी एंटरप्रेन्योर या व्यापारी या निवेशक, ठीक, तो इन लोग ज़्यादा जीएसटी देना पड़ रहा है करके अब हिचक रहे हैं लोन लेने से, लोन नहीं ले रहे हैं यानी निवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक। निवेश नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उत्पादन कम हो गया तो फिर से जीडीपी कम, और इसी जीडीपी में कमी को हम क्या कहते हैं, अवमंदन यानी स्लो डाउन, ठीक है। फिर से देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि जीएसटी के ढांचे और क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न समस्याओं से निवेशक और उद्यमी हतोत्साहित हो रहे हैं, जिसके कारण उनके द्वारा निवेश में कमी से उत्पादन में कमी आ रही है। उत्पादन में कमी यानी जीडीपी में कमी, और जीडीपी में कमी इज इक्वल टू स्लो डाउन, स्लोली डाउन, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तीसरा है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया है क्या होता है, बैंकों द्वारा लिया गया ऐसा लोन जो समय पे वापस नहीं किया जाए, एनपीए कहलाता है। बैंकों द्वारा लिया गया ऐसा लोन जो समय पे वापस न किया जाए क्या कहलाएगा, एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगा, ठीक। अब देखो एनपीए ले लिया मतलब बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अब कहाँ चला गया, जनता के पास चला गया, और जनता बैंकों के पैसे नहीं लौटा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं ना। अब जनता बैंकों के पैसे नहीं लौटा रही है तो बैंक के पास पैसे तो कम हो जाएंगे, ठीक। पैसे कम होगा तो बैंकों द्वारा लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो वो ज़्यादा लोन भी नहीं दे पाएगी, ठीक। या बैंक के पास पैसे कम हैं तो वो ब्याज दर को बढ़ाएगी, ब्याज दर बढ़ाएगी तो फिर निवेशकों द्वारा लोन लेने में कमी आएगी, लोन नहीं ले पाएंगे तो फिर निवेश में कमी आएगी, निवेश में कमी तो फिर उत्पादन में कमी, और उत्पादन कम तो फाइनली जीडीपी कम,
और इसी जीडीपी में कमी को हम क्या कहते हैं, स्लोली डाउन यानी अवमंदन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, गैर निष्पादित परिसंपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति उस लोन को कहते हैं, उन ऋणों को कहते हैं जो जनता सही समय पे बैंक को वापस नहीं कर पाती, नहीं लौटा पाती। ठीक है, तो बैंकों का पैसा बैंकों के पास यदि नहीं आ पाया तो इनके पास पैसे की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई तो लोन देने की क्षमता भी अब कम हो जाएगी या बैंकों की ब्याज दर बढ़ जाएगी, जिसके कारण निवेशक या इन्वेस्टर अब कम लोन लेंगे या नहीं लेंगे। निवेश में कमी आ जाएगी, निवेश में कमी तो उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी तो जीडीपी में कमी, और जीडीपी में कमी को ही हम क्या कहते हैं, अवमंदन यानी स्लो डाउन कहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण अवमंदन का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं चौथा कारण लिख रहा हूं। चौथा कारण है वाहनों की बिक्री कम हो रही है ना। वाहनों की बिक्री मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित हो रही है, वाहनों की बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब क्या, रोजगार में कमी। ठीक, इन कंपनियों में जिन लोग काम करते हैं उन लोग तो अब काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाहनों की बिक्री कम। वाहनों की बिक्री कम का ये भी मतलब है कि वाहनों के उत्पादन में अब कमी आ जाएगी। ठीक, और वाहनों को बनाने वाली जो कंपनियां हैं जो कच्चे पार्ट्स बनाती है ना, जैसे कुछ कंपनियां सिर्फ असेंबल करती है, कुछ कंपनियां उसके पार्ट्स भी बनाती है, तो कच्चे पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के यहाँ भी उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, जीडीपी कम होगी, और जीडीपी कम तो स्लो डाउन। ठीक, वाहनों की बिक्री कम तो वाहनों का उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी कम होगा। वाहनें नहीं बिक रही है तो वाहन बनने के लिए जो कच्चे पार्ट्स, टायर, स्टील है ना, ये जो कच्चे पार्ट्स हैं तो ये बनाने वाली कंपनियों के यहाँ भी उत्पादन कम तो जीडीपी कम, और जीडीपी कम तो स्लो डाउन। समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। अगला पॉइंट है अवमंदन का प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गया। ठीक, तो सूखा या बाढ़ आया तो फसलें तो बर्बाद हो गई। फसलें बर्बाद को हम क्या बोलेंगे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी आ गई, उत्पादन में कमी तो जीडीपी में कमी, और जीडीपी में कमी तो स्लो डाउन यानी अवमंदन। ठीक, तो बस ये 5 कारण पर्याप्त रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको अभी सॉल्यूशन भी लिखना है, डेफिनेशन, फिर कारण, उसके बाद उसका उपाय भी बताना है कि इस चीज से हम कैसे उबर सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम देखेंगे कि स्लो डाउन को कैसे कम किया जा सकता है, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं पहले। दूसरा रहेगा राजकोषीय नीति, फिर तीसरा विमल जालान समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा में हम पढ़ेंगे कि कुटीर व लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करो। फिर पांचवा हम पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा निवेश में वृद्धि की जाए। छठवां पढ़ेंगे टैक्स को कम करो, सरचार्ज को कम करो। ये इतने पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो ये अवमंदन यानी स्लो डाउन का हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। स्लो डाउन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं अवमंदन से निपटने के उपाय। ठीक है, कौन कौन सा उपाय है।
मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विमल जालान समिति की रिपोर्ट, कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा निवेश में वृद्धि करना, टैक्स और सरचार्ज में कमी करना। ठीक, इसमें से पहला पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि जीडीपी वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है ना। स्लो डाउन को मैं एस लिख रहा हूं, तो स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि जीडीपी वृद्धि दर धीरे धीरे ये देखो कम हो रही है। ठीक, जीडीपी वृद्धि दर क्यों कम हो रही है? क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है। ठीक, उत्पादन क्यों कम है? क्योंकि निवेश में कमी है, इन्वेस्टमेंट में कमी है। ठीक, इन्वेस्टमेंट में कमी है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं, लोन लेने वाले हैं, निवेशक हैं, उन लोगों के द्वारा ली जाने वाली लोन में कमी है ना। निवेश क्यों कम है? क्योंकि निवेश करने के लिए तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ ऐसे पैसे चाहिए, तो उसके लिए बड़े बड़े उद्यमी या बिजनेसमैन लोग लोन लेते हैं, तो इन लोग लोन नहीं ले रहे हैं। ठीक, लोन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बैंकों के ब्याज दर में वृद्धि है। ठीक है, बैंक के ब्याज दर बढ़ी होने के कारण लोन नहीं ली जा रही है। लोन नहीं है तो निवेश नहीं है, निवेश नहीं है तो उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है तो जीडीपी में नहीं कमी है। ठीक, जीडीपी में कमी है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्लो डाउन यानी अवमंदन कहेंगे, है ना। अब इसको हमको क्या करना है? ब्याज दर को हमको करना पड़ेगा कम। ठीक, ध्यान से समझिए, है ना। ब्याज दर को कम करेंगे, ब्याज दर को कम करेंगे तो निवेशक लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये देखो प्रोत्साहित हो गए, ब्याज दर कम रहेगा तब ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक, लोन लेंगे तो ज़्यादा निवेश होगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी। ठीक है, निवेश में वृद्धि हो गई, निवेश में वृद्धि हुआ तो उत्पादन में वृद्धि हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ तो जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि हो जाएगा। ये देखो जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि हो गई, जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि हो गई तो हमने इस संकट से उबर लिया। ठीक, हम इस संकट से उबर गए। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है? ब्याज दर को कम करना है। ये ब्याज दर कम कौन करेगा? मौद्रिक नीति यानी आरबीआई करेगा। आरबीआई द्वारा प्रति 2 माह में मौद्रिक नीति के 6 कंपोनेंट्स के डेटा जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल्स इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में आप समझिए ताकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, अवमंदन आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखो मौद्रिक नीति का एक कंपोनेंट है बैंक रेट, एक कंपोनेंट है रेपो रेट, बैंक दर, रेपो दर। ठीक है, तो क्या होता है कि बैंक दर और रेपो दर वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से बैंक दर दीर्घकालीन अवधि के लिए लोन लेती है, रेपो दर अल्पकालीन अवधि के लिए लोन लेती है। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन लंबे अवधि के लिए लोन ले, और रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए लोन ले। ठीक, अब मान लो बैंक दर अभी 6% है और रेपो दर 5.5% है। ठीक है, मान लो बैंकों ने आरबीआई से 100 करोड़ रुपए लोन लिया, बैंक ने आरबीआई से 100 करोड़ लोन लिया। ठीक, तो बैंक जब आरबीआई को पैसे वापस करेगी तो 6% है बैंक दर, तो 106 करोड़ वापस करेगी। ठीक है, रेपो रेट के तहत अगर लोन लिया है तो जब वापस करेगी तो 105.5 करोड़ पैसे वापस करेगी, है ना, क्योंकि लोन कितने का लिया है? 100 करोड़ का लिया है। 100 करोड़ का लोन बैंक दर के तहत लेगी तो 106 करोड़ बैंकों को आरबीआई को वापस करना पड़ेगा। रेपो दर के तहत यदि लोन लिया है 100 करोड़ तो 5.5% है रेपो दर, तो वापस कितना करना पड़ जाएगा? 105.5 करोड़। ठीक, अब क्या करना है कि आरबीआई द्वारा इसी बैंक दर में या रेपो दर में कमी की जानी है, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी धीरे धीरे इसमें कमी की जाती रही है, आप डेटा देख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? बैंक दर और रेपो दर में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। बैंक दर अभी 6% था, है ना, मान लो,
तो इसको मैं कर दूंगा 5%, रेपो दर को कर दूंगा 4% जो 5.5% था। ठीक, अब जब बैंक 100 करोड़ का लोन लेगी तो आरबीआई को कितना वापस कर लेगी? 105 करोड़। पहले 106 करोड़ कर रही थी, तो पहले की तुलना में अभी कम पैसा पास करेगी, कम पैसा वापस करेगी। ठीक, 104 करोड़ वापस करेगी, पहले 105.5 करोड़ वापस कर रही थी, तो अभी कम वापस कर रही है पहले की तुलना में। ठीक, बैंक आरबीआई को पहले इतना वापस कर रही थी, अब उससे कम वापस करेगी, 105 और 104 कम वापस करेगी बैंक आरबीआई को पैसे। तो बैंक के पास अब पहले की तुलना में ज्यादा पैसे बच जाएंगे। पहले ज्यादा पास करती थी, अब कम पास करेगी। कम पास करेगी तो बैंकों के पास ज्यादा पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो ज्यादा पैसा बचते हैं, ज्यादा पैसा बचता है तो याद रखेंगे बैंक क्या करती है? ब्याज दर को कम कर देती है। ठीक है, बैंकों के पास पहले की तुलना में ज्यादा पैसे हुए, यदि ज्यादा पैसे हुए तो याद रखेंगे ब्याज दर कम की जाएगी। यही हमको चाहिए था, ब्याज दर कम होगा तो देखो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, लोन लेंगे तो निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दुकान खोल लिया जाएगा, फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी। ठीक है, निवेश बढ़ गया तो उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा जो हमें बढ़ाना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट पर चलता हूँ। मौद्रिक नीति सबको समझ में आ गया होगा, है ना। मौद्रिक नीति के 2 घटक याद रखना है, बैंक दर, रेपो दर। ये दोनों ऐसे दर होते हैं जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, यदि ये दोनों ज़्यादा है तो बैंक को, आरबीआई को ज़्यादा पैसे पास करने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे। यदि बैंक दर, रेपो दर कम है तो बैंक आरबीआई को कम पैसे वापस करेगी, और कम पैसे वापस करेगी तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, तब वो ब्याज दर को कम कर देगी, फिर ज़्यादा लोन लिया जाएगा, निवेश में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, और क्या हो जाएगा? जीडीपी में वृद्धि हो जाएगा, जो हमको अवमंदन से निपटने के लिए करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पर। दूसरा है राजकोषीय नीति। दूसरा उपाय है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? सरकारी खर्चों में कटौती करती है। ठीक है, उचित कर नीति का निर्धारण करती है जिससे ज्यादा लोग कर देने के लिए प्रोत्साहित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग कर देने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक है, सरकार राजस्व संग्रहण में वृद्धि करती है। ठीक है, ऋणों की वसूली समय पर करती है। ठीक है, और करों की भी वसूली इन्हें स्ट्रिक्टली की जानी चाहिए। ये बस इतना पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि अवमंदन यानी स्लो डाउन से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति के तहत क्या क्या उपाय अपनाती है। तो सरकारी खर्चों में कटौती, उचित कर नीति का निर्धारण करती है जिससे कर देने वाले लोग प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, राजस्व संग्रहण, ऋणों की वसूली समय पर करती है, कठोरता पूर्वक करती है। ठीक है, और करों को स्ट्रिक्टली समय पर ले लिया जाना चाहिए, वसूल लिया जाना चाहिए। ठीक, बस इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो इससे क्या होगा? अवमंदन यानी स्लो डाउन में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अब ज़्यादा पैसे बचेंगे, खर्चे में कटौती, उचित कर नीति, ज़्यादा कर आएगा तो सरकार के इनकम में वृद्धि होगी, ऋणों की वसूली समय पर कर लेगी तो सरकार के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, ज़्यादा पैसा रहेगा सरकार के पास तो वो निवेश करेगी, ज़्यादा पैसा रहेगा सरकार के पास तो निवेश करेगी, निवेश करेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे देखेंगे। अगला है तीसरा पॉइंट, विमल जालान समिति का एक रिपोर्ट आया था। विमल जालान समिति, ठीक है, इन्होंने
सिफारिश किया, विमल जालान समिति ने सिफारिश की आरबीआई के रिजर्व सरप्लस में, आरबीआई के रिजर्व सरप्लस में से 1.76 लाख करोड़ रुपए किनको दे देनी चाहिए? केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए। ठीक, केंद्र सरकार के पास अब ये पैसा आ गया 1.76 लाख करोड़, तो इसको केंद्र सरकार लगा सकती है सिंचाई परियोजनाओं में, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, लगा सकती है सड़कों के निर्माण में, लोगों को रोजगार मिलेगा। लगा सकती है उद्योगों की स्थापना में, लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों की स्थापना कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार निवेश को बढ़ा रही है। निवेश को बढ़ा रही है, इसका मतलब है उत्पादन को बढ़ा रही है, और उत्पादन को बढ़ा रही है का मतलब है जीडीपी को बढ़ा रही है, और अवमंदन यानी स्लो डाउन में कमी ला रही है। ठीक है, तो विमल जालान समिति की सिफारिश के अनुसार आरबीआई के रिजर्व सरप्लस में से सरकार को 1.76 लाख करोड़ दे दी जानी चाहिए, जिससे उन पैसों का इस्तेमाल सरकार निवेश करने में करे। निवेश करे तो उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़े तो जीडीपी बढ़े, फाइनली हम स्लो डाउन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट्स भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट आप सीधा लिख देंगे, पांचवा पॉइंट भी आप सीधा एक लाइन में लिख देंगे, है ना, क्योंकि उतना जगह ही नहीं बचेगा जितना मैंने कंटेंट्स बताया है। 16 लाइन रहता है ना, 16 लाइन इसमें रहता है 15 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, अगला ये कितना 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सीधा लिख दीजिए कि कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा, लोन लेने की सुविधा। ठीक, इत्यादि। फिर पांचवा आप लिख दीजिए कि टैक्स में थोड़ा कमी करो, सरचार्ज में थोड़ा कमी करो। ठीक है, उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दो। ठीक है, कागजी कार्यवाही को इजी करो, तभी निवेशक या इन्वेस्टर लोन लेने के लिए या निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, कृषि में निवेश करो, क्योंकि भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि से अपनी आजीविका को चलाते हैं, है ना। कृषि ही आजीविका का साधन है लगभग 70% जनसंख्या के लिए। तो कृषि में निवेश करो, कृषि में निवेश करो तो ये देखो, कृषि में निवेश बढ़ा तो कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो ये जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करेंगे। जीडीपी बढ़ेगा तो स्लो डाउन ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्लो डाउन को कम्प्लीटली समझ लिया। स्लो डाउन क्या है? जीडीपी में धीरे 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 कमी आती जाना। उसके कारण क्या है? तो विमुद्रीकरण, जीएसटी। विमुद्रीकरण जीएसटी आर्थिक सुधार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देता है ना। ये सकारात्मक प्रभाव इसका कुछ समय बाद दिखाई देगा, शुरू में इसका प्रभाव नकारात्मक रहता है ना। तो अभी जो स्लो डाउन है उसका कारण अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है? विमुद्रीकरण, ठीक है, जीएसटी, एनपीए तो है ही, ठीक है, वाहनों की बिक्री नहीं हो रही है, मोबाइल सेक्टर तो बहुत ज़्यादा अवमंदन से ग्रस्त है, स्लो डाउन या मंदी से ग्रस्त है। ठीक है, उसके बाद उपाय में हम पढ़ लेंगे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विमल जालान समिति की रिपोर्ट, कुटीर लघु उद्योगों को बढ़ावा दो, सरचार्जेस को कम करो, कृषि में निवेश करो, कागजी कार्यवाही को कम करो ताकि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से आसानी से प्रोत्साहित हो निवेश करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सरचार्ज का क्या मतलब है? सरचार्ज मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना। जैसे हमारे देश में कोई व्यक्ति एक साल में 50 लाख रुपए कमाता है तो उनको टैक्स तो देना ही है, टैक्स तो देना ही है, साथ में उसके ऊपर टैक्स के अमाउंट पर कुछ और परसेंटेज टैक्स लगता है, उसी को हम कहते हैं सरचार्ज, है ना। इसको हम राजस्व आय राजस्व व्यय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, है ना। टैक्स को पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से कितने हैं, और जीएसटी के बारे में, सरचार्ज के बारे में, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट करो। इसके बाद हम एक और टॉपिक देखते हैं, विमुद्रीकरण, जो छोटा टॉपिक है, जो 2 या 4 नंबर में ही पूछा जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन लिखता हूं, विमुद्रीकरण क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। बस ये यदि पूछना हुआ तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स, बस इतना में ही पूछेगा। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ परिभाषा, फिर लिखता हूँ उद्देश्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, RTI की कॉपी मैंने आपको कल के क्लास के साथ भेज दी है। ठीक, आप उसके अनुसार अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे अच्छा आंसर लिखा जाए, या किसी क्वेश्चंस के आंसर में आप कम नंबर मिला है तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विमुद्रीकरण क्या है। पहला पॉइंट, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करना। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करना, कानूनी तौर पर बंद करना, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा नई मुद्रा लाने की घोषणा करना, नई मुद्रा लाने की घोषणा करना। ठीक, समझिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देना और नई मुद्रा लाने की घोषणा करना, इसी को हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण। तो पहला लिखिए, काला धन को खत्म करने के लिए, काला धन को खत्म करना इसका उद्देश्य है। ठीक, दूसरा भ्रष्टाचार को खत्म करना, तीसरा नकली नोट पर अंकुश लगाना। ठीक है, चौथा आतंकवाद पर अंकुश लगाना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना, और पांचवा है स्वच्छ चुनाव करवाना, स्वच्छ चुनाव करवाना। ठीक, अब देखिए, सरकार ने 8 नवंबर 2016 को, लास्ट टाइम है ना, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी कि रात को 12 बजे के बाद से अब 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। ठीक, अब ये नोट नहीं चलेंगे तो जितने बड़े बड़े नेता हैं या ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोटों को गड्डिया बना बना के अपने घर में छुपा के रखा हुआ था, मटके में डाल के ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ था, दीवार में है ना लगा के उसको प्लास्टर करवा दिया था, तो वो धन तो अब खराब हो गए। वो 500 रुपए के नोट और वो 1000 रुपए के नोट तो पूरे बर्बाद हो गए। इसीलिए आपको न्यूज़पेपर में सुनने पढ़ने को मिला होगा कि पैसों को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बोरे में भर के बहा दिए, है ना, इनको बोरे में भर के इसको जला दिए। ठीक है, तो काला धन तो फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार भ्रष्टाचार से लिए गए पैसे भी अब खत्म हो जाएंगे, किससे, विमुद्रीकरण से। ठीक है, फिर देखिए नकली नोट, हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग नकली नोट को देश के अर्थव्यवस्था में फैला देते हैं। ठीक, तो अब नया नोट आ जाएगा, नया 500 नया 2000 रुपए का नोट, तो हम पहचान जाएंगे कि ये अब नकली है, ये असली है। ठीक है, तो नकली नोट भी अब खत्म हो जाएगा। आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। हमारे देश में ही कई ऐसे गद्दार हैं जो आतंकवाद को नोटों की सप्लाई करते हैं। उन्होंने अपने पास बहुत सारा नोट जमा करके रखा हुआ है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट। अब जैसे विमुद्रीकरण की घोषणा हुई तो वो सारे 500 सारे 1000 रुपए के नोट अब खत्म, खराब। ठीक, अब वो पैसे वे गद्दार लोग आतंकवाद को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आतंकवाद पर अब अंकुश लगेगी, यानी रोक लगेगी। ठीक है, फिर देखिए स्वच्छ चुनाव। ठीक है, आप सुने होंगे, देखे होंगे कि जैसे ही चुनाव आता है तो नेता लोग क्या करते हैं, है ना, या बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जिन लोग उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं उनके पास बहुत सारा काला धन रखा हुआ है। तो जैसे ही चुनाव आया तो गांव में 500-500 रुपए का नोट, या शहर में भी 1-1000 रुपये 2-2000 रुपये ऐसा देते जाते हैं कि आप हमें वोट दो। ठीक, अब विमुद्रीकरण की घोषणा सरकार ने कर दी तो उन लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं, और जो हैं 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट वो तो सब खराब हो गए। ठीक, तो चुनाव भी अब कैसा होगा, चुनाव स्वच्छ होगा, चुनाव में धांधली नहीं होगी। ठीक है, नोटों के बदले वोट, ये वाली राजनीति नहीं आएगी। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन याद रखें कि सरकार यदि पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर दे तो इसे विमुद्रीकरण कहेंगे। सरकार नई मुद्रा लाने की घोषणा करे तो इसे विमुद्रीकरण कहेंगे, है ना। हमारे देश में विमुद्रीकरण की घोषणा कब कब की गई है, इसको हम देख लेते हैं। तो एक 1946 में, एक 1978 में और एक 2016 8 नवंबर, ये 3 आपको याद रखना है। 1946 में 1000 रुपये का नोट और 10,000 रुपये का नोट डिमोनेटाइज्ड, मतलब विमुद्रीकृत। 1000 रुपये का नोट, 10,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया 1946 में। 1978 में 1000, 5000, 10,000 रुपये का नोट विमुद्रीकृत हुआ। ठीक, 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। फिर 8 नवंबर 2016 को मोदी के कार्यकाल में 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट समाप्त हुआ। अर्थव्यवस्था से इनके प्रचलन को बंद कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और 500 के बदले नया 500 रुपये का नोट आया और इसके बदले नया 2000 रुपये का नोट आया। ठीक है, तो ये था विमुद्रीकरण। ये 2017 मेंस ऐसे में आया था, ऐसे में, है ना। अब तो ये ऐसे में नहीं आएगा, अब यदि आना हुआ तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसी को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।